Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। हम किंगडम एनिमेलिया का सब किंगडम यू मेटाजोआ डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि सब किंगडम यू मेटाजोआ के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स मल्टीसेल्युलर हैं, सिमेट्रिकल हैं और उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। आज हम सब किंगडम यू मेटाजोआ का फाइलम एस्केलमेंथिस डिस्कस करेंगे। इस फाइलम को नीमाटोडा भी कहते हैं। इनको ये नाम इस वजह से दिया गया कि इनकी बॉडी इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी है, राउंड बॉडी, और इस बॉडी के जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड और नोकदार हैं, जिस वजह से हम इनको पॉइंटेड एंड्स भी कहते हैं और इनको हम नीमाटोडा का नाम देते हैं। कंसीडरिंग देयर बॉडी साइज, इन एनिमल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से लेकर 1 मीटर बॉडी साइज के एनिमल्स पाए जा सकते हैं। कंसीडरिंग देयर बॉडी जर्म लेयर्स, के डेवलपमेंट के दौरान ये कितनी जर्म लेयर्स बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इट मींस कि इनके अंदर 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनती हैं। जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनके बॉडी के सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं और वो 3 लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंटरनल लेयर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंडोडर्म। कंसीडरिंग देयर बॉडी कैविटी और सीलोम, ये एनिमल्स सूडोसिलोमेट हैं। सूडो का मतलब है फॉल्स, तो इनके अंदर पाई जाने वाली सीलोम एक फॉल्स सीलोम है, ट्रू सीलोम नहीं है, क्योंकि ये सीलोम डिराइव हुई है और बनी है ब्लास्टोसील से और ये मेसोडर्म से नहीं बनी। इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस डायग्राम को गो थ्रू करना पड़ेगा। ब्लास्टूला एक डेवलपमेंटल स्टेज है, इसको हम हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कहते हैं। अगर हम ब्लास्टूला का सेक्शन काटें तो यहाँ पे हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रही है और बीच में जो कैविटी है इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड करती है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं 3 लेयर्स में, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 लेयर्स बनाते हैं। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, मेसोडर्म दरमियान वाली लेयर और एंडोडर्म जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है। अब ये तीनों लेयर्स इस एनिमल की बॉडी बनाती हैं। एक्टोडर्म इसकी बॉडी की कवरिंग बनाती है, सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको यहां ब्लू में नजर आ रही है। उसके बाद जो इसकी एंडोडर्म है वो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है, सबसे अंदर वाले लेयर, और दरमियान में मौजूद है मेसोडर्म और मेसोडर्म इसके मसल्स वगैरह बनाएगी। हम देख रहे हैं कि यहां पे ये स्पेस बाकी बच गया है। अगर हम डेवलपमेंट में वापस जाएं तो ये स्पेस वो है जहां पे ब्लास्टोसील थी, तो ब्लास्टोसील का कुछ स्पेस यहां पे बाकी बच गया जिसको कवर नहीं किया जा सका, और इस स्पेस को बाहर से तो मेसोडर्म कवर कर रही है लेकिन अंदर से इसको मेसोडर्म कवर नहीं कर रही बल्कि इसको एंडोडर्म कवर कर रही है। सो ऐसी कैविटी कहलाती है सूडोसिलोम क्योंकि ये ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है। अगर ये मेसोडर्म से डेवलप होती तो इसको बाहर से भी मेसोडर्म कवर करती और अंदर से भी इसको मेसोडर्म कवर कर रही होती और 2 मेसोडर्म की लेयर्स के दरमियान स्पेस मौजूद होता। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि बाहर तो मेसोडर्म मौजूद है लेकिन अंदर से मेसोडर्म इसको लाइन नहीं कर रही। इट मींस ये सूडोसिलोम है, इसलिए इन एनिमल्स को कहते हैं सूडोसिलोमेट। इनकी सूडोसील के अंदर वैक्यूलेटेड प्रोटीन रिच सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स के जिनके वैक्यूल्स के अंदर प्रोटीन रिच लिक्विड्स भरे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी लिक्विड को अंडर प्रेशर रखने से पैदा होता है और इस प्रेशर की मदद से इनकी बॉडी को सपोर्ट मिलती है। इफ यू कंसीडर देयर सिमेट्री, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। बायलैटरल सिमेट्री में एक एनिमल की बॉडी को अलोंग अ सिंगल प्लेन ओनली कट किया जा सकता है 2 मिरर इमेजेस में, तो हम इनको एंटीरियर टू पोस्टीरियर, लेफ्ट और राइट पीस में कट कर सकते हैं और ये दोनों पीसेस आपस में मिरर इमेजेस होंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके 2 मिरर इमेजेस बनाने के लिए। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, इसके अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं है बल्कि स्मूथ सिंगल प्लेन में हमारे पास बॉडी मौजूद है। इसके अलावा इनके एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड हमारे पास विजिबल हैं। एंटीरियर एंड पे माउथ मौजूद है और पोस्टीरियर एंड के ऊपर एनस मौजूद है, और ये टर्म्स हम बायलैटरल सिमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके एंटीरियर एंड के ऊपर हेड ज्यादा क्लियरली मार्क नहीं है, हेड इतना विजिबल और यहां पे क्लियर मौजूद नहीं है। इनके अंदर कोई खास स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, चंद एक रिसेप्टर्स इनकी बॉडी में होते हैं जिनका हम जिक्र आगे चलकर करेंगे। इनके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल भी डेवलप नहीं है और एब्सेंट हैं। इनकी पूरी बॉडी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स मौजूद नहीं है जो कि गैसियस एक्सचेंज में रोल प्ले करेंगे।
अगर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इनके अंदर हमें इंप्रूवमेंट नजर आती है और फर्स्ट टाइम किंगडम एनिमेलिया के अंदर इस फाइलम में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज होता है। इससे पीछे जितने फाइलम्स हमने पढ़े हैं उनके अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद था तो वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ करता था। वहां हमने डिस्कस किया था कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं कि जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है फूड जाने के लिए और वेस्ट के बाहर आने के लिए, लेकिन यहां पे हमें 2 ओपनिंग्स नजर आएंगी। एंटीरियर साइड के ऊपर हमें माउथ नजर आएगा और पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास एनस मौजूद है और डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के निस्बत ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग करता है। अगर नीमाटोड्स की बॉडी देखी जाए तो वो भी एक राउंड ट्यूब की तरह है और इनके अंदर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक राउंड ट्यूब लाइक है। इसलिए इस अरेंजमेंट को अक्सर ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है कि एक ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई और दूसरी इनकी अपनी बॉडी भी ट्यूब लाइक है। सो दिस इज ट्यूब लाइक ट्यूब या ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट हम इसको कहते हैं। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम मींस एलिमेंट्री कैनाल और इनकी बॉडी की वॉल के दरमियान जो सूडोसील है उसके अंदर फ्लूइड भरा है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। जितने भी नीमाटोड्स पैरासाइट्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंप्लीफाइड होता है क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दे डिपेंड ऑन देयर होस्ट और वहीं से वो अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और उनको फूड आसानी से मिलता है और प्रिपेयर्ड मिलता है, तो उनको कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती। अगर हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 लॉन्ग ट्यूब्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली मौजूद हैं। यहां लॉन्गिट्यूडनल से मुराद है कि ऐसी ट्यूब जो अलोंग द लेंथ हो। यहां आपको अलोंग लेंथ ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। ये दोनों एक्सक्रीटरी ट्यूब्स या कैनाल्स जब एंटीरियर साइड के ऊपर आती हैं, ये इनकी एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर साइड पे आके ये आपस में फ्यूज होती हैं और ये सिंगल कैनाल बनाती हैं, जो कैनाल इनकी बॉडी से बाहर ओपन होती है वेंट्रल साइड के ऊपर। दिस इज द वेंट्रल साइड और यहां पे एक सुराख मौजूद होता है, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। तो वेस्ट इन कैनाल्स के थ्रू आके वेंट्रल साइड के एक्सक्रीटरी पोर से बाहर चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। नीमाटोड्स के नर्वस सिस्टम के अंदर फेरिंग्स के अराउंड एक नर्व्स का रिंग है जिसको हम नर्व रिंग कहते हैं और इस नर्व्स के रिंग से मुख्तलिफ किस्म की नर्व कॉर्ड्स अराइज होती हैं। ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है और ये इनकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड वो कॉर्ड है जो वेंट्रल साइड से जा रही है पीछे की तरफ, और डॉर्सल वो नर्व कॉर्ड है जो कि डॉर्सल साइड से बैक साइड की तरफ जा रही है। डॉर्सल साइड कमर वाली साइड को कहते हैं और वेंट्रल साइड पेट वाली साइड को कहते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर लैटरल नर्व कॉर्ड्स भी होती हैं जो इनकी बॉडी की साइड से बैकवर्ड्स मूव कर रही होती हैं अलोंग द लेंथ। सो ये है इनका नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व रिंग मौजूद है और इसके अलावा वहां से अराइज करने वाली लॉन्गिट्यूडनली रनिंग अलोंग द लेंथ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इसी तरह से लैटरल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था, इनके अंदर कोई बहुत स्पेशलाइज्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ चंद एक कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं और कुछ रिसेप्टर्स इनके अंदर हैं जिससे ये टच को महसूस कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इनके जो एंटीरियर साइड के ऊपर ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन लिप्स के ऊपर सेंसरी पेपिली मौजूद हैं और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये कुछ सेंसेशंस को महसूस कर सकते हैं और ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। नीमाटोड्स में हम अगर लोकोमोशन को कंसीडर करें तो हम इस बात से अवेयर हैं कि लोकोमोशन या मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये मसल्स की मदद से होती है और अगर मसल्स मौजूद ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती। इनके मसल्स की अरेंजमेंट देखने के लिए हमने एनिमल का क्रॉस सेक्शन कट किया और उसको मैग्नीफाई किया। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हम इसके मसल्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं। मसल्स 4 बैंड्स की फॉर्म में अरेंज हैं। 2 बैंड्स ऊपर मौजूद हैं जिनको हम डॉर्सोलैटरल कहते हैं क्योंकि ये एक तरफ से डॉर्सल साइड और दूसरी तरफ से लैटरल साइड के साथ अटैच्ड हैं। सो दीज आर डॉर्सोलैटरल बैंड्स। तो 2 इनके डॉर्सोलैटरल बैंड्स हैं और 2 ही इनके अंदर वेंट्रोलैटरल बैंड्स हैं जो कि लैटरल और वेंट्रल साइड की तरफ अरेंज हैं। तो मसल्स इनके 4 बैंड्स की फॉर्म में हैं। इनके अंदर कोई सर्कुलर मसल
मसल्स नहीं है, ये होते हैं सर्कुलर मसल्स, जो आगे चल के कुछ फाइलम्स के अंदर हम देखेंगे कि सर्कुलर मसल्स पूरी तरह से बॉडी को अराउंड कवर करते हैं और इस तरह से मौजूद होते हैं, जैसे आप डायग्राम में सर्कुलर मसल्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं। इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं है बल्कि मसल्स बैंड्स में मौजूद हैं और वो बैंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन बैंड्स की मौजूदगी की वजह से इनकी बॉडी जो है वो सिर्फ डॉर्सल और वेंट्रल साइड से बेंड कर सकती है। ये एरोज आपको इनका बेंडिंग पैटर्न दिखा रहे हैं, तो इनके अंदर बेंडिंग पैटर्न होता है डॉर्सो वेंट्रल, ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से बेंड कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं है। इस स्पेसिफिक डॉर्सो वेंट्रल बेंडिंग की वजह से इनकी बॉडी के अंदर अंडुलेटिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ये वेव्स आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ये एनिमल मूव कर रहा है और जिस तरह से ये मूव कर रहा है इसकी बॉडी के अंदर कर्व आ रहे हैं, इसको हम अंडुलेशन कहते हैं या अंडुलेटिंग वेव्स कहते हैं। सो डॉर्सो वेंट्रल बेंडिंग की वजह से ये अंडुलेटिंग वेव लाइक मोशन शो करते हैं और इस तरह से ये लोकोमोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कंसीडरिंग देयर रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट हैं और एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल बॉडी के अंदर हमें टेस्टिस नजर आ रही है जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और ये इनके सेक्स सेल्स हैं। इसी तरह से फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी मौजूद है जिसमें एग्स बनते हैं और इनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट के दौरान लार्वी मौजूद है और लार्वी बनता है। ऐसे एनिमल्स के जिनकी डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्मेशन होती है और लार्वी बनता है, ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर लार्वी डेवलपमेंट में मौजूद ना हो तो वैसी डेवलपमेंट कहलाती है डायरेक्ट डेवलपमेंट। हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। स्कैरिस लंब्रिकॉइड्स, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और आप डायग्राम में इसकी बॉडी देख सकते हैं। ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहां रहते हुए ये वहां से फूड हासिल करता है और शेल्टर हासिल करता है। इन रिस्पॉन्स कभी कभार ये एक बीमारी जिसको एस्कैरियासिस कहते हैं कॉज करता है, जिसमें पेशेंट फीवर, डायरिया और पेन वगैरह महसूस करता है और ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके बाद हमारे पास एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है। ये एक पिन वर्म है और ये एक नीमाटोड है। इनफैक्ट इसकी जो दुनिया के अंदर प्रेजेंस है उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इट मींस ये दुनिया में तकरीबन हर रीजन में पाया जाता है, लेकिन ये यूरोप और अमेरिका के अंदर ज्यादा अबंडेंट है। हमारी बॉडी के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन में सेकम, कोलन और रेक्टम के अंदर पाया जाता है और वहां पे इसकी मौजूदगी की वजह से शदीद खारिश, जिसको इचिंग कहते हैं, और सूजन और इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन किसी ऑर्गन की इनर मेम्ब्रेन को कहते हैं जो उसको अंदर से कवर कर रही होती है। सो इस इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर इचिंग महसूस होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसकी वजह से इन द लॉन्ग टर्म पेशेंट के अंदर इंसोम्निया डेवलप करता है, उसका स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है और उसे नींद प्रॉपर नहीं आती और उसके अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, भूख खत्म होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, इसको हुकवर्म भी कहते हैं और यहां पे आप इसके डायग्राम देख सकते हैं। ये एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के अंदर ज्यादा अबंडेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के अंदर मौजूद होता है और वहां से ये बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड को सक करता है। जब ये अपने होस्ट की बॉडी से ब्लड सक कर रहा होता है उस वक्त ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट ऐसा केमिकल होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता उस वूंड के अंदर, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को सक कर जाए। और जब ये वहां से वूंड को लीव करके जाएगा तो एंटीकोएगुलेंट पीछे रह जाता है जो कि वूंड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है इंटरनली। इस ब्लीडिंग होने की वजह से बच्चों में इसके ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं और उनमें एनीमिया देखने को मिला है। एनीमिया मींस लैक ऑफ ब्लड और आरबीसीज की कमी हो जाना बॉडी के अंदर एनीमिया कहलाता है। और जिन बच्चों में इसका इन्फेक्शन होता है उनकी ग्रोथ भी स्टंटेड होती है। इट मींस उनका ग्रोथ रेट कम हो जाता है, बोथ मेंटली और फिजिकली वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते। फाइलम नीमाटोडा के एक जीनस रेप्टाइटिस, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं जो हमें सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, पानियों के अंदर और एनिमल्स और इंसानों के फीसेस के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम इनकी अबंडेंस देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत अबंडेंट वर्म्स हैं। एक रॉटिंग एप्पल के अंदर 90,000 वर्म्स मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह से 1 एकड़ सॉइल के अंदर बिलियंस ऑफ नीमाटोड्स रह रहे होते हैं। इट मींस दे आर रियली वेरी अबंडेंट।